हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। बढ़ते हुए रास्ते में एक और कदम बेहतरीन रिदम नर्सिंग एकेडमी की तरफ से आप सबके सामने पेश है। दैट इज़ द रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, दिस इज़ ऑल्सो पीडियाट्रिक नर्सिंग टॉपिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये भी पीडियाट्रिक असेसमेंट करते हैं उसी टाइम पर बेबी के अंदर 5 to 6 आवर्स के बाद में आफ्टर बर्थ देखने को मिलता है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज बेहतर तरीके से, और आपके जो भी डाउट्स होंगे उनको एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देंगे। एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा। इसको पढ़ने के बाद में आपको कहीं से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है। देखिए, बोलते हैं ना कि उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, और जिद है जीतने की तो हार भी फिर हमें हरा नहीं सकती। याद रखना दोस्तों, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, और जिद है जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। आ जाइए, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। जब रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम की बात करेंगे तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, देखिए नाम से ही हमेशा हम क्या निकालते हैं, इसका मीनिंग निकालते हैं। तो देखिएगा, रेस्पिरेटरी यानी कि जब रेस्पिरेशन बेबी स्टार्ट करता है तो रेस्पिरेटरी एफर्ट करता है। क्या करता है? रेस्पिरेटरी एफर्ट। रेस्पिरेटरी एफर्ट करता है, किसके द्वारा आइडेंटिफिकेशन होता है इसका? ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, क्राई के द्वारा। किसके द्वारा? क्राई के द्वारा। यानी रेस्पिरेटरी एफर्ट किया है या नहीं किया है, ये हमें पता चले किससे? क्राई से। अगर बेबी विगोरियसली बेहतर क्राई कर रहा है तो इसका मतलब क्या है? बेबी के अंदर रेस्पिरेटरी इफेक्ट है वो गुड तरीके से इस्टेब्लिश हो चुका है। इसका मतलब है गुड क्राई। क्या होता है? गुड क्राई। और जिसको हमने अपगार स्कोर देखा था तब भी देखा था कि जब गुड क्राई होगा तो अपगार स्कोर के अंदर हम उसको मैक्सिमम नंबर देते हैं, कितने? 2। आगे समझ में? तो यही है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। रेस्पिरेटरी एफर्ट किया, उसने क्राई किया, दैट इज दी गुड क्राई। देखिए, अगर क्राई किया, समझ गए हम क्या है, नॉर्मल रेस्पिरेटरी है, लेकिन पर्सन को क्या हो गया? डिस्ट्रेस हो गया। इसका मतलब क्या नहीं किया उसने? गुड एफर्ट नहीं किया, क्राई नहीं किया, या क्राई कर लिया उसके बाद में उसका रेस्पिरेशन क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। आगे समझ में? यानी कि रेस्पिरेटरी एफर्ट एक बार स्टार्ट कर लेता है, कई बार उसके बाद में प्रॉपर लंग्स उसको मेंटेन नहीं कर पाता आगे की तरफ की उसकी रेट को, डेप्थ को, तो फिर क्या हो जाएगा पर्सन के अंदर? डिस्ट्रेस हो जाएगा, या फिर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी। क्या होगी? शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी, या लेबर्ड ब्रीथ होगी। कैसी होगी? लेबर्ड ब्रीथ। मतलब ब्रीथ लेने में काफी उसको जोर लगाना पड़ेगा बच्चे को, और जो जिसकी वजह से बच्चे को टैकीपीनिया देखने को मिलता है बार बार, मतलब डिमांड पूरा नहीं हो रहा है तो क्या मिलेगा पर्सन को? टैकीपीनिया मिलता है। क्या मिलता है? टैकीपीनिया। टैकीपीनिया का मतलब मोर देन 60 ब्रीथ्स पर मिनट हो जाएंगे बेबी को। कितने हो जाएंगे? मोर देन 60 ब्रीथ पर मिनट। इससे ज्यादा रेस्पिरेशन पर मिनट के हिसाब से करने लगेगा तो डिस्ट्रेस कंडीशन मारा है। किस मारा है? बच्चा डिस्ट्रेस कंडीशन मारा है। आगे समझ में? तो इसका मतलब रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब है कई सारे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। क्या मिलेंगे? कई सारे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। और जब इनिशिएशन ही होगा नहीं रेस्पिरेटरी का तो इसकी वजह से आपको पता है पर्सन को क्या होगा? फिर मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होने लगे, इसलिए इसको सिंड्रोम बोल दिया है। यानी कि मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होने का मतलब है कि ब्रेन भी क्या करेगा? हाइपोक्सिया को कंडीशन को रिसीव करेगा। जब हाइपोक्सिया होगा ब्रेन के अंदर तो इस कंडीशन को बोलते हैं, यहां पर देखने को मिलता है रिफ्रैक्टरी, कौन सा मिलता है? रिफ्रैक्टरी हाइपोक्सीमिया। पर्सन को यहाँ पर देखने को मिलेगा रिफ्रैक्टरी हाइपोक्सीमिया। रिफ्रैक्टरी हाइपोक्सीमिया क्या होता है? देखिए, वैसे कुछ स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन फिर भी जब रेस्पिरेटरी यानी आरडीएस की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? आरडीएस की, जिसको अपन एआरडीएस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एआरडीएस, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। तो इसको लेटेस्ट जो सबसे बाद में या सबसे लेटेस्ट जो इसको डिफाइन किया है, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसने डिफाइन किया है। तो पहले अमेरिकन यूरोपियंस के द्वारा इसकी डेफिनेशन को दिया गया था, लेकिन अभी लेटेस्ट जो डेफिनेशन दी गई है वो किसके द्वारा दी गई है? बर्लिन के द्वारा। किसके द्वारा दी गई है? बर्लिन के द्वारा। इसीलिए एआरडीएस की डेफिनेशन को बर्लिन डेफिनेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बर्लिन डेफिनेशन। क्लियर है? इस चीज को याद रखना। और जब बर्लिन डेफिनेशन दी गई तो उसके अंदर देखा गया कि पर्सन को क्या होता है? रिफ्रैक्टरी हाइपोक्सिया। रिफ्रैक्टरी हाइपोक्सिया का मतलब है कि पर्सन के अंदर अच्छा सा इंस्पायरेशन होने के बाद भी उसकी ब्लड के अंदर क्या मिलती है? डेफिशिएंसी मिलती है। क्या मिलती है? डेफिशिएंसी। इसका मतलब है कि गैस, एयर, जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है वो लंग्स तक तो जा रही है, लेकिन लंग्स से कहाँ नहीं जा रही? ब्लड के अंदर नहीं जा रही। इसका मतलब क्या नहीं हो रहा? डिफ्यूजन नहीं हो रहा प्रॉपर। इसका मतलब रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन गैसेस का एक्सचेंज नहीं कर रही है, तो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं रिफ्रैक्टरी हाइपोक्सीमिया। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टरी हाइपोक्सीमिया। समझ गए दोस्तों? बाकी कुछ नया शब्द नहीं है। देखिए, आगे शुरू करते हैं इसको डेफिनेशन के साथ। जब डेफिनेशन की बात करेंगे तो बर्लिन डेफिनेशन है। कौन सी डेफिनेशन है? याद रखना आपने, बर्लिन।
बर्लिन डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिशिएंसी या फिर डिक्रीज लेवल ऑफ सर्फेक्टेंट, यानी लंग्स के अंदर सर्फेक्टेंट का लेवल क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा? डेफिशिएंसी हो जाएगी, या फिर क्या हो जाएगा? एब्सेंट हो सकता है। क्या हो सकते हैं? एब्सेंट हो सकते हैं। तो ये आपको अच्छे से पता चला है, जो सर्फेक्टेंट होते हैं वो क्या होते हैं? लिपोप्रोटीन्स होते हैं। क्या होते हैं? लिपोप्रोटीन्स होते हैं। इन्हीं को किसके बने हुए होते हैं? ये फॉस्फोलिपिड के। किसके बने हुए होते हैं दोस्तों? फॉस्फोलिपिड के बने हुए होते हैं, सर्फेक्टेंट होते हैं, जो लंग्स के मैचुरेशन में हेल्प करते हैं। किसमें करते हैं? लंग्स के मैचुरेशन में, यानी कि लंग्स की मैचुरेशन में हेल्प करते हैं। और जो सर्फेक्टेंट होते हैं वो कितने होते हैं नंबर्स में? 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। याद रखिएगा, दोनों के दोनों फॉस्फोलिपिड के बने हुए होते हैं। इनके अंदर लिपोप्रोटीन प्रेजेंट होती है। क्या होती है? लिपिड और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन होगा, और ये लंग्स के मैचुरेशन में हेल्प करते हैं। और ये 2 होते हैं नंबर में, तो इसका अलग अलग होंगे। तो पहले वाले को बोलते हैं अपन लेसिथिन। क्या बोलते हैं? लेसिथिन। और सेकंड वाले को बोलते हैं स्फिंगोमाइलिन। क्या बोलेंगे? स्फिंगोमाइलिन। क्लियर होगी बात? तो 2 सर्फेक्टेंट हैं, लेसिथिन एंड स्फिंगोमाइलिन। इन दोनों का सीक्रेशन होता है। अब लंग्स के अंदर बने तो इसका मतलब इसको लंग्स की सेल ही क्या करती हैं? सीक्रेट करती है। तो लंग्स के अंदर 3 टाइप की सेल होती है। कितने टाइप की होती हैं? 3 टाइप की। आगे समझ में, यानी जो एल्वियोलाई सेल होती है, टाइप 2 सेल होती है, टाइप 3 जो डिफेंस में काम करती है। मोस्ट इंपोर्टेंट अपन पढ़ेंगे, दैट इज दी टाइप 2 सेल। कौन सी पढ़ेंगे? टाइप 2 सेल। टाइप 2 सेल को बोलते हैं न्यूमोसाइटिक सेल। क्या बोलते हैं? न्यूमोसाइटिक टाइप 2 सेल, जिनसे क्या होता है? ये लेसिथिन और स्फिंगोमाइलिन का सीक्रेशन होता है। क्लियर है? या फिर इनका सिंथेसिस होता है। इतनी बात आपने दिमाग में रख ली, वेरी गुड। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट है, टाइप 2 सेल इनका सीक्रेशन कर रही है, लेसिथिन स्फिंगोमाइलिन बोल रहे हैं। अब बोलेंगे इनका सीक्रेशन कब होता है? क्लियर है? इनका सीक्रेशन कब होता है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका मतलब जब सीक्रेशन की बात करेंगे तो इनका जो सीक्रेशन होता है वो 20 वीक ऑफ जेस्टेशन, 20 वीक ऑफ जेस्टेशन से स्टार्ट होता है। इस चीज़ को याद रख लेना। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सर्फेक्टेंट होते हैं उनका फॉर्मेशन कब से स्टार्ट होता है? तो उनका फॉर्मेशन होता है 20 वीक ऑफ जेस्टेशन। कब से? 20 वीक ऑफ जेस्टेशन। कंप्लीट कब हो जाता है इनका? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कंप्लीट कब हो जाते हैं ये? आगे समझ में, तो कंप्लीट होते हैं ये 35 वीक ऑफ जेस्टेशन। कब देखने को मिलेंगे आपको? 35 वीक ऑफ जेस्टेशन, 35 वीक ऑफ जेस्टेशन, या आफ्टर 34 वीक, ऐसे भी देखने को मिलेगा। आफ्टर 34 वीक है, आफ्टर 34 वीक होगा मतलब 35 वीक होगा। फिर कौन सा होगा? 35 वीक। तो ऐसे कंफ्यूज करने के लिए दे देते हैं, या कई बुकों में इस तरीके से लिखा था 34 वीक पर 2:1 हो जाता है। तो 34 वीक नहीं, 34 वीक के बाद में। 34 वीक का मतलब 35 वीक कब होगा? ये 35 वीक पर होगा। और इसका फॉर्मेशन कब से स्टार्ट होता है? 20 वीक से। तो 20 वीक से लेकर के 35 वीक के बीच में क्या होता है? इनका मोस्ट ऑफ जो फॉर्मेशन है वो स्टार्ट हो जाता है। अब हम मानेंगे कैसे कि कंप्लीट हो गया? कैसे पता चलेगा कि कंप्लीट हो चुका है भाई? कंप्लीट होने का मतलब है इनके रेशियो से बात करेंगे। किससे बात करेंगे? कितने होते हैं नंबर में? 2 होते हैं। तो इसका मतलब इनको रेशियो भी 2 से स्टार्ट होगा, 2:1। आगे बात समझ में? नंबर पे कितने होते हैं सर्फेक्टेंट? 2। तो इसका मतलब रेशियो भी आपने याद रखना है 2:1, 2 से 1। तो मतलब लेसिथिन क्या होगा? 2, और स्फिंगोमाइलिन क्या होगा? 1। इस तरीके का रेशियो होगा। अब ये रेशियो 28 वीक पर भी मिलता है। कब मिलता है? 28 वीक्स पर भी 2:1 हो जाता है। आगे समझ में? लेकिन यहाँ पर लंग्स का ये नहीं मैच्योर हुआ है, यानी इस पर सीक्रेशन हो जाता है। लेकिन जब जैसे आगे बढ़ेंगे यानी 32 वीक की तरफ आएंगे तो 1:1 रेशियो हो जाता है। आगे समझ में? अब इसका मतलब कंप्लीट होने का मतलब है कि उसके बाद में हमेशा रेशियो क्या रहना चाहिए? 2:1 रहना चाहिए। तो वो कंप्लीट मैच्योरेशन हुआ है। अगर नहीं होगा तो इसका मतलब क्या होगा? कंप्लीट नहीं मानेंगे। फिर उसके बाद 35 वीक है तो इस पर क्या हो जाता है? फिर वंस अगेन 2:1 हो जाएगा। इस तरीके से क्या होता है? लेसिथिन और स्फिंगोमाइलिन जो सर्फेक्टेंट होते हैं उनका फॉर्मेशन है वो देखने को मिलता है। तो देखिए हमने डेफिनेशन पढ़ा। डेफिनेशन में मेनली हमने सर्फेक्टेंट की बात करी। किसकी बात करी? सर्फेक्टेंट की। एक आप इसमें जो आपको ARDS होता है वो कंफ्यूज करता है किससे? बर्थ एस्फेक्सिया से, बर्थ एस्फेक्सिया से। इस चीज को याद रखना, जो ARDS होता है बर्थ एस्फेक्सिया से क्या करता है? कंफ्यूजन करता है। बर्थ एस्फेक्सिया अलग चीज है
और ARDS अलग चीज़ है। RDS अलग क्यों है इससे? क्योंकि देखो इसमें क्या नहीं कर पाएगा पर्सन, इनिशिएशन नहीं कर पाएगा। क्या नहीं कर पाएगा? इनिशिएशन नहीं कर पाएगा बेबी। पर्सन का मतलब है बेबी यहाँ पर, ठीक है ना। तो इनिशिएशन नहीं होगा किसका? रेस्पिरेशन का। इसका मतलब है उसके अंदर, बेबी के अंदर क्राई नहीं किया उसने। इसके अंदर हमने देखा था कि रेस्पिरेटरी एफर्ट करेगा, क्राई करेगा विगोरसली। क्राई करने के बाद में फिर डिस्ट्रेस हो जाएगा, सर्फेक्टेंट प्रॉपर नहीं होगा, लंग्स प्रॉपर नहीं होगा, इसकी वजह से। लेकिन बर्थ एस्फिक्सिया में क्या होगा? इनिशिएशन ही नहीं हो पाता, क्राई ही नहीं कर पाता। तो ये क्या है? जस्ट आफ्टर बर्थ देखने को मिलता है। और जो RDS है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है, वो बर्थ के 5 to 6 आवर्स में मिलेगा। कब मिलेगा? आफ्टर 5 to 6 आवर्स ऑफ बर्थ। 6 आवर्स ऑफ बर्थ। इतना आपने चीज़ों का ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, क्रिस्टल क्लियर रहना है। देखिए डेफिनेशन के बाद में सर्फेक्टेंट की बात कर दी। अब सर्फेक्टेंट कैसे मैच्योर करता है? सर्फेक्टेंट ऐसा क्या करता है कि जिसकी वजह से लंग्स मैच्योर हो जाता है? आगे समझ में, ये भी समझना होगा। तो सर्फेक्टेंट क्या करता है एक्चुअली? सरफेस टेंशन। सर्फेक्टेंट का मतलब होता है सरफेस टेंशन को डिक्रीज कर देता है। क्लियर होगी बात समझ में? और देखो सरफेस टेंशन को कैसे डिक्रीज करेगा। मान लीजिए, देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर लंग्स का क्या हो रहा है, इस तरीके से लंग्स बन रहा है। क्लियर बात समझ में आ गया? इस तरीके से लंग्स का फॉर्मेशन हो गया। अब ये लंग्स हो गया, तो अब ये क्या करेगा? इसके अंदर सर्फेक्टेंट होते हैं। क्या होते हैं? सर्फेक्टेंट है। ये मान लीजिए ऐसे इस तरीके से पड़े हुए रहेंगे, तो ये क्या करेंगे? इसकी सरफेस टेंशन को डिक्रीज कर देते हैं। क्या करते हैं? ये सरफेस टेंशन डिक्रीज। जब सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाएगी, आगे समझ में, तो इसका मतलब देखो ये क्या है? एक कंप्लीट क्लोज कैविटी है। तो क्लोज कैविटी है। अब ये मान लीजिए सरफेस टेंशन इसकी बढ़ाएंगे तो ये ऐसे रहेगा। सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाएगी तो ये आराम से क्या हो जाएगा? इजी एक्सपांड हो जाएगा। अब यहाँ से इनहेल किया एयर का, तो इसमें मान लीजिए इसकी जितनी कम सरफेस टेंशन होगी उतना ही क्या होगा? ये एक्सपांड होगा। क्या होगा? एक्सपांड। तो इसलिए किस में हेल्प करता है? ये एक्सपांड करने में। लंग्स को एक्सपांड करेगा तो जब सरफेस टेंशन क्या होगी? डिक्रीज होगी। तब कब डिक्रीज होगी? जब इंक्रीज लेवल ऑफ सर्फेक्टेंट। इस चीज को याद रखना। सर्फेक्टेंट जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे सरफेस टेंशन क्या होगी? डिक्रीज होगी। और जैसे जैसे डिक्रीज होगी वैसे वैसे लंग्स का साइज क्या होगा? इंक्रीज होगा। और इसके अंदर एयर की फिलिंग हो जाएगी। किसकी फिलिंग हो जाएगी? एयर की। एल्यूलाई कैसे हो जाएंगी? एक्सपांड हो जाएंगे। इसीलिए ये हेल्प करता है लंग्स को एक्सपांड करने में, लंग्स को मैच्योर करने में। आगे समझ में? वेरी गुड। देखिए इसके बाद अपन बात करेंगे नेक्स्ट, दैट इज द असेसमेंट फाइंडिंग। किसकी बात करेंगे? अभी तक देखिए हमने डेफिनेशन को देखा, इसके बाद में सर्फेक्टेंट क्या होते हैं उसको देखा। इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करेंगे असेसमेंट। किसकी बात करेंगे? असेसमेंट। जब असेसमेंट की बात करते हैं मतलब साइन सिम्टम्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं अपन? साइन सिम्टम्स। क्या क्या साइन सिम्टम्स देखने को मिलेंगे बेबी के अंदर, जिससे हमें पता चल जाएगा किसके अंदर जा रहा है? वो डिस्ट्रेस के अंदर जा रहा है, रेस्पिरेशन नहीं कर पा रहा है, डिस्ट्रेस के अंदर। तो देखिएगा क्या क्या साइन सिम्टम्स मिलेंगे। तो देखिए क्या मिलेगा पर्सन को? डिजनिया। अभी देखा हमने डिफिकल्टी होगी रेस्पिरेशन में, क्योंकि लंग्स क्या है? लेबर ब्रीथ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। क्या मिलेगा? शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ मिलेगा। नेक्स्ट देखिए क्या मिलेगा? रिफ्रैक्टरी हाइपोक्सीमिया। क्या मिलेगा? रिफ्रैक्टरी हाइपोक्सिया मिलेगा कि नहीं मिलेगा? देखिए नेक्स्ट पल्मोनरी एडिमा मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? पल्मोनरी एडिमा। ठीक है, यानी पल्मोनरी एडिमा होगा, लेकिन कैसा होगा? ये इसमें कार्डियक का कोई रोल नहीं होगा, तो नॉन कार्डियक। कैसा होगा? नॉन कार्डियक। पल्मोनरी एडिमा होगा लेकिन कैसा होगा? ये नॉन कार्डियक होगा। ये भी कई बार पूछा जाता है कार्डियक होगा या नॉन कार्डियक होगा। तो कैसा एडिमा होगा? नॉन कार्डियक एडिमा देखने को मिलेगा बच्चे के अंदर। ये सारे सिम्टम्स हो गए, लेकिन ये से जो इंपॉर्टेंट हैं वो आपने रखने हैं, दैट इज द 5 कार्डिनल साइन। कौन से रखने हैं? 5 कार्डिनल साइन। 5 कार्डिनल साइन ऑफ ARDS। किसकी बात करेंगे? ARDS की। आगे समझ में? अब देखिएगा इनको कैसे याद रखना है आपने। यानी कि जब हमको बच्चा दिया, किसी ने बच्चा दिया, यानी कि आप कहते हैं जिन फैमिलियों में जिन कपल्स को बेबी प्रेग्नेंट होता है, उसी टाइम पर जब उनको कन्फर्मेशन होता है कि वी आर प्रेग्नेंट, तो तभी क्या होता है? उनको बहुत बड़ी खुशी होती है। उनको ऐसा लगता है कि गॉड ने एक गिफ्ट हमको दिया है। क्या दिया है? गिफ्ट दिया है। तो इसको
जब घर में छोटा बच्चा आता है तो इसका मतलब लगता है कि सबको गॉड का गिफ्ट है। क्या है? गॉड का गिफ्ट है। वैसे भी आपको पता है जो नॉर्मल रूरल फैमिलीज होती हैं वो, या फिर कई ऐसी फैमिली होती है जो बच्चे को बोलते हैं 8 से 10 बच्चे हो रहे, 4 बच्चे हो रहे हैं, तो उनको कहेंगे इतने बच्चे क्यों कर रहे हैं, तो उनको लगता है ये सब भगवान का दिया हुआ है, भगवान का प्रसाद है। तो इसका मतलब क्या है? गिफ्ट है। तो गिफ्ट से ही आप इनको याद रख सकते हैं। दैट इज दी, कैसे याद रखेंगे? गिफ्ट सी। क्या बोलेंगे? गिफ्ट सी। आगे समझ में? अब गिफ्ट सी से कैसे याद रहेंगे? GIFTC। तो 5 कार्डिनल साइन इसी से अपन याद कर सकते हैं। कैसे याद करेंगे? देखिए, भूलेंगे नहीं आज के बाद आप। गिफ्ट सी यानी गिफ्ट दी। गिफ्ट सी का मतलब है हमने देखी गिफ्ट को हमने देखा तो देखिए G से, I से, F से, T से और C से, ऐसे याद रखना है आपने। तो देखिए G फॉर हुआ ग्रंटिंग साउंड। क्या होता है? ग्रंटिंग साउंड। आगे समझ में? I से होगा दैट इज दी इंटरकॉस्टल रिट्रैक्शन। क्या होता है? इंटरकॉस्टल रिट्रैक्शन। F से होगा दैट इज दी फ्लेयरिंग ऑफ नोज या नॉस्ट्रिल्स। फ्लेयरिंग ऑफ नॉस्ट्रिल्स। T से होगा दैट इज दी टेकीपीनिया। क्या होता है? टेकीपीनिया। टेकीपीनिया कितना? मोर देन 60 ब्रीथ पर मिनट। आगे समझ में? और लास्ट है दैट इज दी C। इसका मतलब होता है साइनोसिस। क्या होता है? साइनोसिस। आगे समझ में? अब देखिएगा, या तो ऐसे पूछते हैं 5 कार्डिनल साइन ऑफ द ARDS इंक्लूड एक्सेप्ट करके क्वेश्चन आता है, या सारे के सारे राजनीतिक किसको इंक्लूड किया गया है, तो कोई इनमें से देखने को मिल सकता है। या तो आपने याद रखना है ग्रंटिंग, इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन, फ्लेयरिंग ऑफ द नोस्ट्रिल्स, टेकीपीनिया और साइनोसिस, ये देखने को मिलेगी। इसके अलावा पूछ सकता है कि सबसे फर्स्ट कौन सा देखने को मिलता है और सबसे लास्ट कौन सा देखता है। तो देखो, जो सबसे लास्ट में होगा, कहाँ होगा? सबसे लास्ट में होगा। कहाँ पर होगा? सबसे लास्ट में। तो दिस इज द लेट साइन। क्या होता है? ये लेट होता है। सबसे लेट साइन है, सबसे लास्ट में देखने को मिलेगा। फर्स्ट, तो फर्स्ट मतलब F। फर्स्ट में क्या आता है? सबसे पहले जैसे आप फर्स्ट लिखना है तो फर्स्ट के अंदर क्या आएगा? F। तो इसका मतलब इसमें F कहाँ पर है? वो सबसे अर्ली देखने को मिलेगा। तो दैट इज द नेजल फ्लेयरिंग, या इसको बोलते हैं फ्लेयरिंग ऑफ द नॉस्ट्रिल्स, या नेजल फ्लेयरिंग के नाम से जाना जाता है। तो ये होगा आपका फर्स्ट साइन। क्या होगा? फर्स्ट साइन। आगे समझिए, ये फर्स्ट साइन का मतलब अर्ली सिम्टम्स। ये कौन सा है? लास्ट साइन या लेट साइन होगा इसके अंदर। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा अब इसमें से देखिए, इसमें से कोई भी कहेंगे किसको? ये सारे के सारे प्रेजेंट होंगे? नहीं, एनी टू जब भी प्रेजेंट होंगे तो पर्सन को क्या बोल देंगे? बच्चे को ARDS हो रहा है। क्या हो रहा है? ARDS हो रहा है, RDS हो रहा है। क्या हो रहा है? RDS हो रहा है। आगे समझ में? या इसको ARDS बोले, बात एक ही है, कंफ्यूज नहीं होना कुछ। तो पर्सन को क्या हो रहा है? फिर ARDS हो रहा है। क्लियर आगे समझ में? कोई भी 2 साइन, यानी ग्रंटिंग साउंड हो सकता है, या और टेकीपीनिया हो सकता है, या फिर इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन हो सकता है, नेजल फ्लेयरिंग हो सकती है, या फिर इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन हो सकता है और साइनोसिस हो सकता है। इसमें से एनी 2 मिलते हैं। मोर देन 2 जब देखने को मिलेंगे, एनी 2 या फिर मोर देन 2 साइन सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे? फिर एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम बोलेंगे। आगे समझ में? क्या बोलेंगे? एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। वेरी गुड। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो, वेरी गुड। इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द डायग्नोसिस। किसकी बात करेंगे? डायग्नोसिस की। डेफिनेशन में कोई कंफ्यूजन, सर्फेक्टेंट में कोई कंफ्यूजन नहीं है, असेसमेंट में भी नहीं है, अब डायग्नोसिस में भी नहीं होगा। देखो कैसे नहीं होगा। डायग्नोसिस 2 टाइप से होता है मेनली। कितने टाइप से होता है? 2 टाइप से। एक होगा एंटीनेटल डायग्नोसिस, क्लियर है? एक होगा दैट इज दी पोस्टनेटल। कौन सा होगा? पोस्टनेटल डायग्नोसिस। आगे समझ में? जब एंटीनेटल डायग्नोसिस की बात करेंगे तो इसके अंदर आपने याद रखना है दैट इज दी सेक टेस्ट।
कौन सा टेस्ट होगा? सेक टेस्ट। बेबी का सेक करना है। सेक कैसे करना है बेबी का? देखिएगा, सेक टेस्ट इसी को बोलेंगे ऑल्सो नोन एज बबल टेस्ट। इसी को क्या बोलेंगे? बबल टेस्ट। क्लियर आगे बात समझ में? जब पोस्ट नेटल डायग्नोसिस की बात करेंगे तो ये भी कौन सा होगा? इसके अंदर भी मोस्ट इंपोर्टेंट होगा, दैट इज दी सेक टेस्ट। कौन सा होगा? सेक टेस्ट। क्लियर होगी बात समझ में? उसके बाद नेक्स्ट होगा दैट इज दी एबीजी। क्या होगा? एबीजी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट किसकी बात करेंगे अपन? नेक्स्ट इंपोर्टेंट यानी सेक टेस्ट हो गया, एबीजी हो गया, वेरी वेरी इंपोर्टेंट दैट इज दी एक्सरे ऑफ चेस्ट। क्या करेंगे? एक्सरे ऑफ चेस्ट। ये डायग्नोसिस है। पोस्टनेटल में 3 होंगी और एंटीनेटल में 1 ही होगा, दैट इज दी सेक टेस्ट होगा। कैसे होगा देखिएगा, समझिएगा, याद रखना। एंटीनेटल में सेक टेस्ट, पोस्टनेटल में सेक टेस्ट, एबीजी और एक्सरे। और इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज दी सेक टेस्ट। बबल टेस्ट के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब आपको समझा देता हूं मैं। देखिएगा कैसे करना है, भूलोगे नहीं आप किसी भी तरीके से। जब सेक टेस्ट की बात करेंगे तो देखिए 0.5 ml क्या लेना है आपने? एमनियोटिक फ्लूइड। क्या लेना है? एमनियोटिक फ्लूइड। क्लियर है? प्लस 0.5 ml आपने क्या लेना है? NS। क्या लेना है? NS। आगे समझ में? अब देखो ये ले लिया हमने, वेरी गुड, ले लिया। अब 0.5 ml प्लस 0.5 ml कितना हो गया? 1 ml। वेरी गुड, कितना हो गया? 1 ml। तो 1 ml फिर आपने क्या लेना है? इथेनॉल एल्कोहल। क्या लेना है? इथेनॉल एल्कोहल, जो कि कितना होगा? 95% कंसंट्रेशन वाला होगा। दारू ले ली। अब बेबी तो सेकेगा, घूमेगा कि नहीं घूमेगा दारू पीने के बाद में? कितनी घूम ली पी ली उसने? 95%। और घूमने वाले तो 8% से घूम जाते हैं, 12% से घूम जाते हैं। अब देखिएगा 1% क्या ले ली? वो 1 ml क्या ले लिया? इथेनॉल एल्कोहल। अब देखिए ये लेने के बाद में पैक बना दिया, ये मान लीजिए। अब पैक बन गया 1 ml का, तो इसको क्या करना है? फिर सेक करना है। क्या करना है? सेक करना है। सेक वेल मतलब अच्छे से हिलाना है, मिक्स करना है। सेक वेल, देन क्या करना है? इसको केप्ट इन वर्टिकल पोजीशन। यानी जिस ट्यूब के अंदर इसको लिया है हमने, 0.5 ml ये लिया है, 0.5 ml लिया है, 1 ml ये लिया है, ये ट्यूब को क्या कर दिया? अच्छे से सेक कर दिया। सेक करने के बाद में क्या करना है? इसको वर्टिकल पोजीशन में क्या करना है? रखना है। कितने देर के लिए? 15 मिनट के लिए। कितनी देर के लिए? 15 मिनट के लिए। 15 मिनट होल्ड कर लिया। जब 15 मिनट होल्ड कर लेंगे फिर इसके बाद में 2 कंडीशन बनेगी। क्या बनेंगी? 2 कंडीशन, यानी कि या तो बबल प्रेजेंट होगी या बबल क्या होगी? एब्सेंट होगी। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? सेक टेस्ट को ऑल्सो नोन एज बबल टेस्ट। क्या बोलते हैं? बबल टेस्ट। देखो यानी कि बबल क्या होंगे? प्रेजेंट बबल। प्रेजेंट बबल, प्रेजेंट बबल है, इसका मतलब क्या है? नॉर्मल सरफेक्टेंट है। क्या है? नॉर्मल सरफेक्टेंट है। क्लियर बात समझ में? इसका मतलब टेस्ट कैसा है? ये नेगेटिव टेस्ट है। कैसा है? ये नेगेटिव टेस्ट है। क्लियर आगे बात समझ में? यानी कि बबल प्रेजेंट है। जब सेक करके देखा बबल्स प्रेजेंट है, झाग प्रेजेंट है उसके अंदर, तो फिर देखें क्या होगा? नॉर्मल सरफेक्टेंट प्रेजेंट है। नॉर्मल सरफेक्टेंट प्रेजेंट है मतलब टेस्ट कैसा है? नेगेटिव है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फाइंडिंग्स नॉर्मल है। लेकिन क्या हो गया यहाँ पर? एब्सेंट बबल। बबल क्या हो जाएंगे? एब्सेंट। जब बबल एब्सेंट हो गए तो इसका मतलब क्या है? नो सरफेक्टेंट। क्या है? सरफेक्टेंट एब्सेंट है या फिर डिक्रीज लेवल है।